So let we start today's lecture. बेटा देखो, डेफिनेटली हमें नॉर्मेलिटी आगे करनी है। हमने इक्विवेलेंट वेट का लेवल 1 पढ़ा था, लेकिन लेवल 1 में ना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो तुम्हें और मैं करवाना चाहता हूँ इक्विवेलेंट वेट का, बिफोर कमिंग बैक टू नॉर्मेलिटी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी हैव अ मास्टर फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला जरूर होता है, ठीक। लेवल 2 अभी नहीं करवा रहा हूं, वो आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेज, क्लियर। तो लेवल 1 की बात ही कर रहे हैं। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट का जो मास्टर फॉर्मूला होता है, मास्टर फॉर्मूला जिसको यूज करके हम ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं बेटा, उसको बेसिकली हम बोलते हैं फैराडेज लॉ। क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ। उसको हम फैराडेज लॉ कहते हैं, ठीक। ये +2 में एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बट आप सिंपल समझ लीजिए, इट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यानी दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड W1 by W2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू E1 by E2। ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास यूज होगा, W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। जहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये W1 क्या है? वेट ऑफ 1। W2 क्या है? वेट ऑफ 2। E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1। E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, ठीक। तो फैराडेज लॉ जो होता है, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। जैसे बेटे हमने पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था इक्विवेलेंट वेट पे? बेटे सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये किया था कि 3 ग्राम ऑफ अ मेटल, 3 gram of a metal gives 5 gram of its hydride. Hydride. Find the equivalent weight of metal. Find the equivalent weight of metal. आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, जबकि आपको ये फॉर्मूला से मैंने पहले निकाल के सिखाया था आपको, दैट इज वेट बाय मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या इससे भी निकाल सकते हैं? देखो बेटे, यहां पे हमारे पास 2 वेट आ गए। एक वेट ये आ गया, हमने मान लिया दिस इज W1 वेट ऑफ मेटल। दूसरा वेट आ गया ये वाला, हमने मान लिया W2, ये है वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड। मेटल और उसके हाइड्राइड का वेट, इसलिए मैंने MH लिखा है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैं इसमें वो लगा सकता था, तो मैं लिखता वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, ठीक, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल में हाइड्रोजन होगी ना बेटा। हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, हमने क्या बोला? मेटल हाइड्राइड में क्या होगी? हाइड्रोजन। तो बेटे ऐसे केस में W1 आपके पास आ गया 3 ग्राम, W2 आपके पास क्या आ गया? सर 5 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तुम्हें निकालना था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन का कितना होता है? हमेशा 1। इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर EN, इट विल अगेन कम टू 1.5। वही आंसर आएगा जो पहले आया था, वही आंसर आएगा जो पहले आया था। जैसे ऑक्साइड के लिए हमने क्वेश्चन किया था, हमने ऐसे बोला था ऑक्साइड के लिए, ये कह दिया था कि 3 ग्राम ऑफ अ मेटल, 3 ग्राम ऑफ अ मेटल गिव्स 5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, और हमसे पूछा था फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक। अब ऑक्साइड दिया है, अगर ऑक्साइड दिया है तो इसका मतलब क्या है? अगर ऑक्साइड दिया है तो इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास आएगा वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे?
बेटा मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बेटे ये हमें मेटल का वेट दिया 3 ग्राम, मेटल ऑक्साइड का कितना दिया 5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, पता है हमें। बेटा इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट सेम आंसर दैट इज 12। जैसा आंसर उसमें था वैसे ही आंसर इसमें आ जाएगा बेटा, ठीक। तो फॉर्मूला हम ये यूज करने लग गए, ये फेरेडेज लॉ। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर और नो? इसे एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे। सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो नहीं समझ आया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटे सॉल्व तो ऐसे करेंगे बहुत इजीली, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, दोनों को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो ये आ गया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 24 इज इक्वल टू 5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बेटा मेटल वाले एक साइड ले जाते हैं, इसको एक साइड ले जाएंगे तो 3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल माइनस 5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये इधर चला गया तो माइनस 24 हुआ। तो -2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू -24। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज -24 बाय -2, सो दैट आंसर कम्स आउट टू बी 12। बोलो बिटिया समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, ठीक। तो ऐसे करके किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट। आपको कभी भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, आप इजीली इसे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकोगे, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटे इसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिकली बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जैसे बेटा अब एक और क्वेश्चन इसमें देखिएगा, ठीक ध्यान से। कभी भी 2 वेट दिए हो ना तो यही फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अगर कभी भी 2 वेट दिए हो तो यही फॉर्मूला लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी 2 वेट दिए तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो मेरे बच्चों अगला हमारे पास आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला हमें बोला 10 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 10 ग्राम ऑफ metal oxide changed into 16 gram of metal hydroxide. Find the equivalent weight, find the equivalent weight of metal, ठीक है जी। अब देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया है, तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा वो 10 ग्राम होगा। बेटा वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है MOH, वो 16 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज 8, ठीक। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड का आएगा 17। सर अब ये 17 कहां से आया? देखो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? OH नेगेटिव। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया बेटे? यहां पे आया 17, और इसके ऊपर 1 चार्ज है, 17 बाय 1, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 माइनस चार्ज है डिवाइडेड बाय 1, तो 17 आ जाएगा। इसलिए हाइड्रोक्साइड का E प्लस 17 होगा। और वही बात वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, weight of metal hydroxide is equivalent weight of metal oxide by equivalent weight of metal hydroxide. So this is 10 by 16 is equal to E metal plus 8, E metal plus 17, and solve this again the same way. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहां से यहां, यहां से यहां, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 17
16 into equivalent weight of metal plus 8. Now इसको EM के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, you will get your answer done. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन? yes or no? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस पूछिए। सर OH का इक्विवेलेंट OH का इक्विवेलेंट वेट 17 क्यों है? देखो बेटा, इट इज वेरी सिंपल। OH में हमारे पास ये OH इकट्ठा लेना है, अकेला ऑक्सीजन नहीं लेना है, ठीक? तो OH इकट्ठा अगर लेना है तो उस ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का मास है 1, दोनों मिला के है 17 और इसमें चार्ज कितना है? 1। यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिए कितने होंगे? 1। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन देना या लेना, यही नीचे लिखते हैं। तो 17 डिवाइडेड बाय 1, इसलिए आपका हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट E + 17 आ गया। बोल क्लियर बेटे? बोलो बोलो, यस और नो? देखो बच्चे, अब मैं तुम्हें कई सारी चीजों के इक्विवेलेंट वेट इसी तरह से बता देता हूं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, परेशानी ऐसे ना हो, ठीक? जैसे अगर कल को तुम्हें दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड दिया है तो उसको लिखना इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 1। क्या लिखना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 1, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है। कल को इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड के बारे में पूछा है तो लिख देना इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। क्या लिख दोगे? 8, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अपना कितना होता है बेटा? 8 हुआ करता है, ठीक है जी? वैसे ही अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक? तो वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 17। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट कभी दे दिया हो, मेटल कार्बोनेट, तो वो होगा E + 30। अब सर 30 कहां से आ गया? देखो बेटे, कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 नेगेटिव। इसका मास देखोगे तो 12 + 16 × 3, यानी टोटल मिला के कितना आया? 60। और इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटे? चार्ज है 2 नेगेटिव, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल कम आउट टू बी 30। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज E + 30। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट्स की बात करें तो बेटा सल्फेट में आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस दैट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का आएगा 48। अब सर सल्फेट में 48 क्यों किया आपने? वेरी सिंपल है, सल्फेट होता है SO4 नेगेटिव। अगर इसका मास देखोगे, सल्फर का मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, ठीक है? टोटल मिला के 96 हो गया। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2, इसलिए E + 48 ये सल्फेट का हो जाएगा बच्चे, ठीक है? इसी तरह से कल को मैं बोल देता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड यानी N लगा हो तो वो आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 14/3। सर अब ये 14/3 कहां से आ गया? देखो बेटा, नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव, नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव। क्लियर? अब देखो बेटे, N3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, चार्ज कितना है इसके ऊपर? 3, तो डिवाइडेड बाय 3, इसलिए नाइट्राइड के लिए हमने 14/3 लिखा है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूं, ठीक? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशंस में आया है। Number of times this question was asked in the examinations.
बेटा अब ना नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट रेगुलर शुरू करूंगा बेटा, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो गई। टेस्ट जब तक नहीं होंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आपके रेगुलर टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। हर हफ्ते आपका एक टेस्ट रहा करेगा, ठीक? डे हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोला 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल reacts with nitrogen, 12 gram of alkaline earth metal reacts with nitrogen to give 14.2 gram of its nitride, ठीक है जी। Find the atomic weight, मेरे प्यारे बच्चों यहां एटॉमिक वेट पूछा है। Here I haven't asked equivalent weight, I have asked atomic weight, ठीक? अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं बेटा? बेटा जो आपका सेकंड ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ऐसे याद करते हैं, बे गम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, ऐसे याद कर लेते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल तो मैं वैसे भी याद करवा दूंगा तुम्हें, ठीक? इस तरह से ये सब। अब देखो बेटे, सबसे पहली बात है, हमें यहाँ एटॉमिक वेट निकालने को पूछा है, यहाँ इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा है। पर ये दो वेट दे रखे हैं हमारे को, हाइड्राइड, एक तो मेटल का अपना और एक उसके नाइट्राइड का दे रखा है। तो हमें ये पता था कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, बेटे एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो बेटा, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला था एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, याद होगा तुम्हें, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, बोलो याद है कि नहीं? तो यहां से अगर एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा? ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ये एटॉमिक वेट का फॉर्मूला हो गया, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब वैलेंसी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी हमेशा 2 होती है, हमेशा 2 होती है, वैलेंसी यहां पे हमेशा 2 आएगी। तो बेटे जी वैलेंसी हमें समझ में आ गई, यानी ये तो पता चल गया कि वैलेंसी की वैल्यू 2 है। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना होगा, और इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें 2 वेट दे रखे हैं, तो वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्राइड था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 14/3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पे हमारे को कितना वेट दे रखा भाई? मेटल का वेट कितना है सर? 12 ग्राम है, तो 12 डिवाइडेड बाय इसका वेट कितना दिया नाइट्राइड का सर? 14.2 है जी, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 14/3। अब इसको सॉल्व करना है, किसके लिए सॉल्व करना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए। बोलो क्या हम ये सॉल्व कर सकेंगे? यस सर। तो इससे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल के यहां कर देना है पुट। जब यहां पुट करेंगे, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक मास आ जाएगा। बोलो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये तो था बेटा आपको इक्विवेलेंट वेट का लेवल 1 करवाया, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का लेवल 1। लेवल 2 मेरा प्रॉमिस आपके साथ अभी नहीं करेंगे, ठीक? कई लोग अभी करवा देते हैं, ठीक, लेकिन बेटा बाद में उनमें से 90% बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैं वो नहीं चाहता हूं,
आपको आगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखा दूंगा, स्ट्रक्चर निकालने सिखा दूंगा, उसके बाद आई विल कम बैक टू दिस। ठीक, तो हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा क्यों था? व्हाट वाज द रीजन टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट? बेटा एक्चुअली हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ना चाहते। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में इक्विवेलेंट वेट का एक रोल आ जाता था, इस वजह से हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा था। तो चलिए वापस चलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी। चले जी, वापस चलते हैं। हम पढ़ रहे थे नॉर्मेलिटी, ठीक। एंड व्हाट वाज नॉर्मेलिटी? व्हाट वाज नॉर्मेलिटी? बेटा नॉर्मेलिटी को मैंने कहा था इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolved per liter of solution। यानी कि नॉर्मेलिटी जब हम लिखते हैं कैपिटल एन से लिखते हैं, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक, इन लीटर। पर जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम लीटर में नहीं चाहिए भाई, वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में। तो बेटा नॉर्मेलिटी जो आएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, जो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। पर सर ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, given weight upon equivalent weight. Now you can put this here. So normality comes out to be given weight upon equivalent weight into volume into 1000. ये फॉर्मूला हमारे पास नॉर्मेलिटी का निकला है। This was the formula of normality. A number of gram equivalents dissolved per liter. Number of gram equivalent dissolved per liter. ठीक है जी। अब देखो बेटा, लेट मी डू सम क्वेश्चंस ऑन नॉर्मेलिटी, ताकि हमें नॉर्मेलिटी अच्छे से समझ में आ जाए। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में बेटा, ठीक है। देखो बेटे, सबसे पहले हमें बोला गया, देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ solution, find the normality of solution in which, find the normality of solution, ठीक, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जिसमें in which 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 250 milliliter of water। ठीक है जी। नाउ सबसे पहली बात, हमें यहां पे दिया क्या हुआ है? What we are given with? बेटा we are given with weight of H2SO4 and weight of H2SO4 was 4.9 gram।
दूसरी चीज दी है वॉल्यूम, वॉल्यूम 250। हालांकि ये वाटर का दिया है, पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर इसके वॉल्यूम के मुकाबले H2SO4 का वॉल्यूम इज वेरी नेग्लिजिबल, तो इसको सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम मान लिया जाता है। तो वी दे दिया है 250 मिलीलीटर्स विद अस, और हमसे पूछी है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है जी। अब लिस्ट चेक करो हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या निकालना है। सो डू वी हैव वेट? क्या हमारे पास वेट है? यस सर, वेट है। कितना है? 4.9 ग्राम। क्या हमारे पास वॉल्यूम है? यस सर, वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर, 250 है। क्या हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है? सर इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का हम निकालना जानते हैं अब, क्योंकि H2SO4 क्या है हमारे पास? एसिड। तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। क्या होता है? मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट विल कम आउट इन मोलर मास कितना आया? 98। बेसिसिटी कितनी है? 2। आंसर कितना आया? 49। So you can fill this here. So normality is 49 into 1000 upon equivalent weight, rather 4.9 ठीक by 49 or volume 250. So you can easily calculate this answer. ये गया यहां से और यहां से ये गया, तो आंसर आया 0.4 नॉर्मल, या नॉर्मल लिख सकते हो, और यानी इसको लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, एक ही बात है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलने का यस और नो। Yes, sir. एंड मयंक, बेटे इतना लेट क्यों बच्चे? हाँ जी मयंक जी, भूल गए थे क्या आज क्लास को? We was not at home. चलो ओके, समझने की कोशिश करना क्योंकि यू लॉस्ट अ बिट, बट चलिए कोशिश करना। अब बेटा अपने आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। लिखो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, calculate the normality of a solution, calculate the normality of solution in which जसमीत, देखो बेटे आपने पूछा कि जब आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हो तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना होता है। यस बेटे, इक्विवेलेंट वेट तो हमें फाइंड आउट करना ही होता है। ठीक है जी, वेट हमें दिया हुआ होता है, ये वेट गिवन है, इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिया है बेटा। वो हमारे पास 4-5 मेथड शुरुआत में बताए थे ना, वो क्या? इक्विवेलेंट वेट अगर हमारे पास किसी एसिड का है तो हम बोलते हैं मोलर मास बाय बेसिसिटी, अगर किसी बेस का है तो मोलर मास बाय एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होता था? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव, और एसिडिटी क्या होता था बेटा? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH। गॉट इट बेटा जसमीत? हाँ जपनीत पूछो बेटे। सर आपने वॉल्यूम सॉल्यूशन की आप बोल रहे थे कि नेग्लिजिबल हो जाएगी H2SO4 की, वो वाली बात नहीं समझ आई। देखो बेटे बेसिकली यहां मैंने ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह ना वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया था, पर बेटा 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज वेरी वेरी लेस, तो 250 मिलीलीटर में उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक, बहुत ही कम, तो उसको हम सोचेंगे नहीं, इसीलिए इसको टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे। बेटे अगर यहाँ वेट बहुत ज्यादा होता तो डेफिनेटली उसकी भी कुछ वॉल्यूम होती, लेकिन 4.9 ग्राम इज नॉट अ मच वॉल्यूम, नॉट अ मच वेट, और इसलिए उसकी वॉल्यूम भी कम होगी बेटा। इसलिए उस वॉल्यूम को वाटर की वॉल्यूम के मुकाबले हम नेग्लिजिबल लेके इसी को वाटर की हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले लेंगे। बोल क्लियर बेटे? यस सर, थैंक यू सर। Okay, write down a question now. Find the normality of solution. Find the normality of solution. हाँ जी बेटे,
हाँ बोलो बोलो। लास्ट में जो आंसर आएगा क्या होंगी? लास्ट में आंसर आएगा, क्या पूछना चाह रहे हो उसमें? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। बेटे लिख के पूछ ले, अगर नहीं ऐसा हो रहा है, ठीक आवाज नहीं आ पा रही है तो लिख के पूछ ले, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलो जब तक क्वेश्चन लिखो, जब तक भाई साहब लिख के पूछ लेंगे। लिखिए, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 gram of NaOH, 4 gram of NaOH is added to 500 milliliter of water, 500 milliliter of water। चलो बेटा शाबाश, करके दिखा दो, वेरी गुड। शाबाश पूर्वा, बिल्कुल सही। देखो प्यारे बच्चों, नॉट अ मुश्किल क्वेश्चन एट ऑल। आपको मैंने कह दिया कि NaOH का वेट हमारे पास दे रखा है, और वेट दे रखा है 4 ग्राम। ठीक है जी, यस सुकृत, ठीक है जपनीत। और वॉल्यूम दे रखा है बेटे हमारे पास 500 मिलीलीटर। ठीक है जी, हमसे पूछा है क्या? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी थी गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। गिवन वेट हमें दे रखा है 4 ग्राम, आस्था गलत है। गिवन वेट दे रखा है बेटे 4 ग्राम, और हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट होगा बेटा NaOH इज अ बेस। अर्पित गलत है, NaOH इज अ बेस। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होगा मोलर मास अपॉन एसिडिटी, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आएगा मोलर मास, दैट इज 4, और एसिडिटी कितनी बेटा? NaOH की एसिडिटी, मोलर मास है 40 और NaOH की एसिडिटी कितनी है 1, सो इक्विवेलेंट वेट इज 40। तो बेटा यहां पे आएगा गिवन वेट इज 4, इक्विवेलेंट वेट इज 40, वॉल्यूम इज 500 इनटू 1000। तो ये कट गया, यहां से हट गया, ये यहां से कट गया, और आंसर 0.2 आ गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? आर यू क्लियर और नॉट? ओके, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना था। अब एक और क्वेश्चन करो, चलो लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर हम एसिडिटी या बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेटे ये तो पिछले लेक्चर में बताया नहीं था आपको बेटा। मैंने आपको बोला था कि अगर बेस होगा तो जितने OH होंगे वो सारे डिस्प्लेसेबल होंगे, और अगर एसिड होंगे तो उसमें H पॉजिटिव। आपने पिछला लेक्चर लगाया था बिटिया? यस सर, याद आ गया। याद करो ना उसको, मैंने तो इतनी मेहनत करवाई पिछले लेक्चर में भी तुम्हारे को। कुछ चीजों की मैंने याद करवाई थी कि इनकी बेसिक अभी के लिए दिमाग में रखना। जैसे देखने में 3 लगती होती 2 है, ठीक, तो वो बेसिसिटी एसिडिटी होती है। यहाँ पे OH एक ही था तो डिवाइडेड बाय 1 किया मैंने। क्लियर? आगे लिखना क्वेश्चन बेटे। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, find the normality of 7.4% aqueous solution, 7.4% aqueous solution of calcium hydroxide
7.4% aqueous solution of calcium hydroxide. Calcium hydroxide is CaOH का whole twice. Calcium hydroxide इसका 7.4% aqueous solution दिया है. Calculate the normality of 7.4% aqueous solution of calcium hydroxide having density 1.1 gram per milliliter. Having density 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है जी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या आपने क्या निकालनी नॉर्मेलिटी. ठीक करोगे कि मैं करके दिखाऊं. चलो पहले करके देखो. चलो शाबाश. पहले खुद करना उसके बाद मैं तुम्हें करवाता हूं. जल्दी करो. जपनीत कौर. देखो बेटे अब देखना ध्यान से इधर. आपको कहा था 7.4 ग्राम रादर परसेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है वेट बाय वेट. मतलब क्या होगा इसका. यस सर्शिता ठीक. मतलब इसका ये होगा कि 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 7.4 gram of calcium hydroxide is dissolved in 100 gram of solution. Solution का 100 ग्राम है और 7.4 ग्राम हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. मतलब वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास बेटे वो 7.4 ग्राम है. और दूसरी बात हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालनी तो इक्विवेलेंट वेट तो चाहिए. इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय हाउ मेनी OH इट इज गिविंग. इट इज गिविंग अस 2 OH. तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. मोलर मास इसका देखोगे कैल्शियम का मास होता है बेटे 40 प्लस 17 इंटू 2. तो बेटा दैट कम्स आउट टू बी 74 डिवाइडेड बाय 2. ये इक्विवेलेंट वेट हो गया. दैट इज डेफिनेटली 37. ठीक है जी. अब हमारे पास ये दे दिया गया था कि नॉर्मेलिटी निकालनी थी. नॉर्मेलिटी गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 था. अब हमें देखना था हमारे पास क्या क्या गिवन है. बेटा was this given? Yes sir, this was given. सर ये गिवन था. Yes it was given. क्या वॉल्यूम गिवन था? No sir, volume was not given. But what was given to us? हमें एक ये दे रही थी और एक इसकी डेंसिटी दे रखी है. वेट सॉल्यूशन का दे रखा है डेंसिटी. डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम और हमें यहां चाहिए था वॉल्यूम. तो वॉल्यूम होगा वेट अपॉन डेंसिटी. वॉल्यूम होगा वेट अपॉन डेंसिटी. ठीक है बच्चे. अब वेट अपॉन डेंसिटी की जहां तक बात करें तो हमारे पास देखो वेट है 100. ठीक. इसको एज इट इज पुट कर दो यहां पर. इस वॉल्यूम को एज इट इज पुट कर दो यहां पर. तो हमारा नया फॉर्मूला तैयार हो गया. नॉर्मेलिटी इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट
और यहाँ पे वेट नीचे आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट था, इनटू आ गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, इनटू आ गया 1000। अब बेटे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 7.4 था सर, इक्विवेलेंट वेट 37 था सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 था सर, ये 1.1 दे दिया था और ये 1000 था सर। तो वेरी सिंपल, अगर मैं इसका डॉट हटा देता हूं तो यहाँ पे ये आ जाता है, और देखो ये कटा यहां से, ठीक, और ये सारा कट गया यहां से, आंसर इज 2.2 नॉर्मल। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, किसी को नहीं आई तो बेझिझक पूछना है, यस और नो। यस सर। ठीक है, शाबाश प्रवीण, Yes, sir. थैंक यू बच्चे। मयंक, समझ में आया बेटे अभी? यस सर। चलो ठीक है, तो बेटा ये तो था नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम बहुत खास की चीज करने जा रहे हैं, बहुत ही खास, क्योंकि आगे का बहुत काम आने वाली है। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखो बेटे, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो कोई बच्चा मेरे को मोलैरिटी का फॉर्मूला बता सकता है भाई? यस हर्षिता, बताओ मेरे बच्चे। So molarity is equal to number of moles upon its molarity. So volume in milliliter into 1000. जी हाँ, यानी हम इसको लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है जी, इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। ये लिख सकते हैं ना बेटा जी, ये लिख सकते हैं, ठीक। और बेटे हमें पता है इसमें ये है, और इक्विवेलेंट वेट हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हुआ करता है। ये हमने पिछली बार बताया था कि इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक। यहां पे ये मोलर मास है। अब बेटा इसको जरा यहां पुट कर दो तो नॉर्मेलिटी आ गई क्या, गिवन वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट की जगह पुट किया, इनटू वॉल्यूम। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो नॉर्मेलिटी आएगी गिवन वेट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और यहां चला गया एन फैक्टर। अब बेटे ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास, क्या ये फॉर्मूला सेम नहीं है? इसका मतलब ये मोलैरिटी है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या था बेटा? एसिड के लिए था बेसिसिटी, बेस के लिए क्या था? एसिडिटी। जैसे अगर आपको मैं बोल देता फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलर HCl, ठीक है जी। अब हमें पता था कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होगा। ये एसिड है, एसिड का एन फैक्टर, उसके डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। यहां डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो ऑब्वियसली यहां नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी 0.1 एन फैक्टर 1, आंसर इज 0.1 अगेन। ठीक ऐसे ही हमें अगला क्वेश्चन दे देते, कहते फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों नॉर्मेलिटी थी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है जी। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी 0.5, एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है? यस बेटे बताओ मेरे को साहेब,
यस इट इज 2, बिल्कुल सही 2, दैट इज 1 नॉर्मल हो गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा 0.1 इंटू, अब आएगा एसिडिटी, एन फैक्टर यहां पे कितना है 2OH है, इंटू 2 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। बोलो बच्चे समझ में आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो जल्दी, शाबाश। यस सुकृत, वेरी गुड। चलो कुछ चीजों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, फटाफट सारे ध्यान देना, सभी ने आंसर लिखने हैं। जिसने आंसर नहीं लिखा ना तो फोन के अंदर आके मारूंगा मैं। सबने आंसर लिखने हैं फटाफट से। अब कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ नंबर 1 0.1 molar H3PO3, number 2 H3PO4, number 2 0.1 molar H3PO3, number 4 number 3 rather 0.1 molar NaOH, number 4 0.1 molar calcium hydroxide, ठीक है जी। नंबर 5 0.1 मोलर फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड। चलो बच्चे ये आपके सामने है, सभी ने इसके आंसर लिखते जाना है। पहले का आंसर लिखो फटाफट। यस सुकृत यू आर राइट। सुकृत गलत हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आपका गलत है। यस हर्षिता इट इज राइट, दक्ष इट इज राइट। जपनीत ये कहां से आया आंसर? पूर्वा गलत, अच्छा नहीं पूर्वा ठीक है पूर्वा। जपनीत तेरा आंसर कहां से आया है घूम घुमा के? आस्था सही है बेटा। अरे सीधी सी बात है, हमें पता है इट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। केतन मीरा सही है। तो यहां पे 0.1 एन फैक्टर यहां पे कितना है 3 इंटू 3, तो आंसर इज 0.3। आंसर इज 0.3, ठीक 0.3 नॉर्मल। ये पहला आंसर आ गया। ओके सेकंड आंसर लिखो सारे के सारे बच्चे जल्दी। यस दक्ष राइट है। अजान गलत हो गया, आस्था सही है, जसमीत सही है, प्रभव सही है, पेविड गलत है भाई, प्रभव गलत है, अभी पहले सही था, कार्तिक सही है, साहिब सही है, देखो केतन भी गलत है, साहिब भी गलत है, ऐसे मैं मन रख रहा हूं। अरे देखो भाई यहां पे 0.1 है, ये तो पक्का है काके, ये H3PO3 है। इसकी बेसिक सर ने पिछली बार बताई थी 2 होती है, देखने में H3 होते हैं पर बेसिकली कितनी होती है 2। भूलना थोड़ी है पिछली चीजों को यार। तो यहाँ 0.1 इंटू 2 0.2 नॉर्मल जिसका आंसर है सिर्फ वही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ये थोड़ी आगे चलते जाओ पिछला भूलते जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक चलो भाई अगला, अगले का आंसर लिखो फटाफट से। यस जसमीत सही है, पूर्वा सही है, आस्था सही है, हर्षिता सही है, सुकृत सही है, अर्पित गलत है, जशन जपनीत सही है, प्रभव सही, करण सही, मीरा सही। देखो भाई यहां 0.1 और यहां कितने थे बेटा OH देने वाले 1, तो ये 0.1 नॉर्मल ही रहेगा। चलो भाई नितिन सही है। अब इसका दो आंसर मुझे क्विकली फटाफट से देने का इसका आंसर। यस जपनीत बिल्कुल सही, पूर्वा बिल्कुल सही।
जसमीत सही, नितिन सही, केतन सही, सुकृत सही, मीरा सही, साहिब सही। तीसरा आज बहुत कंजूसी कर रही हो आंसर देने में, क्यों है भाई? नींद तो नहीं आ रही है? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर अब मेरी साइड नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी क्लासेस काफी मिस हो गई, तो आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे प्लीज? जस्ट मिनट यार, आवाज पूरी कर देता हूं, पर आवाज तुम्हें को पूरी है, तुम्हारी आ नहीं रही वॉइस मेरे को पूरी तरह से ना बेटे। एक बार बोलना जरा। एक्चुअली आई एम नॉट रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे आप मुझे? रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग की चिंता नहीं करो, वो मिल जाए। तो यहाँ 0.1 इंटू OH कितने हैं 2, तो आया 0.2 नॉर्मल। ठीक, चलो इसका आंसर लिख के बताओ सारे बच्चे, शाबाश जल्दी। मीरा सिंह सही, आस्था सही, दक्ष गलत, सुकृत गलत, जपनीत सही, हर्षिता सही, हर्षिता सही, करण गलत, साहेब गलत, डेविड गलत, सिमरनजीत सही, कार्तिक गलत, अजान सही, नितिन सही। देखो लड्डू, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर नॉन मेटल के साथ OH जुड़ा हो, यस करण अभी सही है, नॉन मेटल का OH जुड़ा हो तो ये एसिड होता है, ये बेस होता ही नहीं है, ये पिछली बार समझाया था मैंने। मेटल के साथ OH जुड़ा होता है तो वो बेस होता है, बट नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो वो एसिड होता है। तो ये लिखते कैसे हैं, इसके H आगे लिखेंगे, P बीच में लिखेंगे, O बाद में लिखेंगे। तो फॉर्मूला इज H3PO3 एंड H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है 2। तो यहां पे आंसर आना था 0.1 इंटू 2, तो आंसर आएगा 0.2 नॉर्मल। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक, तो इन गुगलियों से बच के रहना है, इन सब चीज से बच के रहना है। तो ये तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी के ऊपर कैसे काम करते हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब चलते थोड़ा सा आगे, ठीक, आगे चलेंगे बेटे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, जैसे मोलैरिटी इक्वेशन होती थी वैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशंस भी होती हैं, बट नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो होती है वो थोड़ी आसान होती है देन दैट ऑफ मोलैरिटी इक्वेशंस। मोलैरिटी इक्वेशन में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था बच्चों, ठीक। नॉर्मेलिटी इक्वेशंस आर क्वाइट इजी देन दैट ऑफ नॉर्मेलिटी, इट इज वेरी इजी। देखो बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो होंगी आगे, पहली बात ये समझ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो होती है वो होते ग्राम इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो N इंटू V, इसको हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंस। बेटा ये याद रखना, ये बहुत काम का पूरे +1 +2 में, कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ग्राम इक्विवेलेंस होता है। वहीं पर अगर बेटा नॉर्मेलिटी और टू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, तो इसको मिली इक्विवेलेंस बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिली इक्विवेलेंस, ठीक, देन दे आर कॉल्ड एज मिली इक्विवेलेंस। और ये तो बात सिंपल है ही है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1000 मिली इक्विवेलेंस, ठीक। यानी सिंपल बात है कि नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। बट अगर वॉल्यूम बेटे हमें मिलीलीटर में दी होती है तो उसको मिली इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है, ठीक। तो यहां से शुरू होगी हमारी मोलैरिटी इक्वेशंस।
देखो बेटा, सबसे पहली बात मोलैरिटी इक्वेशन जैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन वैसी, जैसे मोलैरिटी इक्वेशन वैसी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो सबसे पहली बात आती है, दो तरीके की हो सकती है, दो तरह से हो सकती हैं। नंबर वन, इफ डाइल्यूशन इज डन, इफ डाइल्यूशन इज डन, अगर सिर्फ डाइल्यूशन की, यानी सिर्फ वाटर डाला, या तो तब, और या फिर इफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस इज डन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस इज डन, या तो हमने मिक्सिंग कर दी और या हमने क्या कर दिया, या डाइल्यूशन कर दी। बेटा अगर डाइल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा N1V1 शुड बी इक्वल टू N2V2। वेरी सिंपल, वही है। जैसे अगर आपको बोल देंगे, क्वेश्चन आपको दे दे और क्वेश्चन में आपको बोले कि 0.2 नॉर्मल H2SO4 having volume 100 milliliter is added 900 milliliter of water. Find the final normality. Find the final normality. ठीक है जी। सो देखो बेटा, यहां पे पहली नॉर्मेलिटी N1 है 0.2 और V1 है बेटा हमारे पास 100, N2 है निकालने को और V2 है 100 प्लस 900 दैट इज 1000। ठीक है जी। तो बेटे क्योंकि हमने वाटर ऐड किया था, अब फॉर्मूला था N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सो N2 जो आएगा वो N1V1 अपॉन V2 आएगा। N1 था 0.2, ये था 100 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ गया 0.02। बिल्कुल मोलैरिटी की तरह, वॉल्यूम डबल होगा तो नॉर्मेलिटी भी हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम 10 टाइम होगा, नॉर्मेलिटी 1/10 हो जाएगी। जैसे मोलैरिटी थी वैसे ही यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगी। बोलो बेटा, पहला रिलेशनशिप समझ में आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलना यस सर। Yes, sir. ओके। सो दूसरा हमारे पास इफ मिक्सिंग इज डन। अब बेटे मिक्सिंग में हम फिर से चलेंगे, मिक्सिंग इज डन में फिर चलेंगे दो तरीके से। या तो हमारे पास नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो, ठीक, मिक्सिंग करी हमने, ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक, हमने मिक्सिंग करी और मिक्सिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस मिक्स हुई, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स किया आपने, और या फिर आपने रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के मिक्सचर को देखा है। नॉन रिएक्टिंग क्या होता है? जैसे एसिड को एसिड में डाल दो, बेस को बेस में डाल दो, नॉन रिएक्टिंग हो जाते हैं। ठीक, अब नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में हमारे पास फाइनल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। ठीक, और अगर 3 सॉल्यूशंस होंगी प्लस N3V3 सो ऑन, डिवाइडेड बाय फाइनल V, डिवाइडेड बाय फाइनल V। और अगर इफ फाइनल वॉल्यूम इज नॉट नोन, इफ फाइनल वॉल्यूम इज नॉट नोन, अगर फाइनल वॉल्यूम हमें नहीं पता है तो हम N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कर लेते हैं, जैसे मोलैरिटी में किए थे वैसे ही। जैसे आपको क्वेश्चन यहां पे दे देते हैं, से क्वेश्चन में बोला 10 मिलीलीटर of 0.1 molar HCl
is added to 90 milliliter of 0.2 molar HBr. Find मोलर की जगह नॉर्मल ले लो. अगर कोई मोलैरिटी दी हो तो उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर ही सकते हो, तो आता है तुम्हें. फाइंड द रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी. ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी? ठीक, हमारे पास N1 दे रखा है 0.1, V1 दे रखा है बेटे 10, N2 दे रखा है हमारे पास 0.2, V2 दे रखा है बेटे 90. बेटा फाइनल वॉल्यूम हमें दिया नहीं है. अगर दिया होता, ऐसे बोलते फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 मिलीलीटर, तो फाइनल वॉल्यूम दिया होता. नहीं दिया है तो N इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 होता. सो 0.1 into 10 plus 0.2 into 90 divided by 10 plus 90 is 100. तो सॉल्व कर सकते हो. बोलो ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. अब देखो बेटा, फर्दर अगली बात करते हैं दोस्तों. नेक्स्ट बात है रिएक्टिंग सॉल्यूशंस. व्हेन सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग. अब जब सॉल्यूशन रिएक्ट करती हैं तो फिर से दो बातें हो सकती हैं. ठीक, रिएक्ट करती हैं तो फिर से दो बातें हो सकती है बेटा. या तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, और या फिर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो. ठीक है जी. अगर कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, नो वरीज, N1 V1 शुड बी इक्वल टू N2 V2. डाइल्यूशन वाली ही इक्वेशन यूज होनी है कंप्लीट रिएक्शन में. जैसे आपको ये पूछ लिया हो हाउ मच वॉल्यूम of 0.1 normal NaOH is needed to completely neutralize 100 milliliter of 0.2 molar H2SO4. बेटा इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं है. जैसे मोलैरिटी में इक्वेशन की जरूरत थी, इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं होती. देखो बेटा, इसको मान लो हमने 1 ले लिया तो N1 आ गया 0.1, V1 हमें निकालना है. N2 बेटा यहां मोलैरिटी दी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां मोलैरिटी दी है, ये बात बहुत ध्यान देना है. तो पहले इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है. तो 0.2 into 2 that is 0.4, और V2 हमें दे रखा है कितना? 100. तो अब आ गया N1 V1 is equal to N2 V2, यानी V1 is equal to N2 V2 upon N1. N2 है 0.4, 100 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर आ गया 400. बोलो बेटे ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, सभी बच्चों को किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा. ओके मेरे बच्चों, अब आ जाओ अगली बात. इनकम्प्लीट में फिर दो केस आ गए. या तो बचे हुए की निकालेंगे, लेफ्ट ओवर की, और या फिर प्रोडक्ट.
या लेफ्ट ओवर की और यहां प्रोडक्ट की। लेफ्ट ओवर की कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू n1v1 माइनस n2v2 डिवाइडेड बाय फाइनल v। और अगर इफ final v is not given, if final v is not given, then n is equal to n1 v1 minus n2 v2 divided by v1 plus v2। अगर फाइनल v नहीं दिया है वो निकालना पड़ेगा। पर इसमें एक बात ध्यान रखना, 1 सिर्फ उसी को लिखना है जो बड़ा हो। आंसर नेगेटिव में थोड़ी निकाल देना हमने। मिली इक्विवेलेंट जिसके ज्यादा हो वो 1 लिखना है। जैसे अगर मेरे को एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, क्वेश्चन देखिएगा, बोला 200 मिलीलीटर of 0.005 molar H2SO4, 50 milliliter of 0.005 molar 5 normal NaOH is added. Find the normality of leftover and product। ठीक है जी। देखो बच्चे, यहां पे एक तो लिख लो H2SO4 और दूसरा लिख लो NaOH। ठीक है जी। अब H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है बेटा? ध्यान देना, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी को किसमें कन्वर्ट करना होगा? नॉर्मेलिटी में। तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो 0.005 इंटू 2 दैट इज 0.01। वॉल्यूम दे रखा इधर 100 और इधर नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.005 और वॉल्यूम दे रखा है यहां पर 50। पहले हम यहां पे n इंटू वी निकाल लेंगे। तो 0.01 इंटू 100 दैट इज 1 और यहां पे n इंटू वी यहां पे कितना आएगा? 0.005 इंटू 50। ठीक है जी। कितना आ जाएगा बच्चों? 0.25। तो ऑब्वियसली 0.025। सो ऑब्वियसली ज्यादा है। ज्यादा है तो उसके आगे आप 1 लिख दीजिएगा और जो कम है उसके पीछे 2 लिख दीजिएगा। अब सॉल्व कर दीजिएगा। अब आ जाएगा टोटल लेफ्ट ओवर अगर निकालना है। अब अगर आपने लेफ्ट ओवर निकालना है तो ये आया 1। N1V1 इज 1। ये 1 हो गया ना, माइनस 0.025। फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है तो इन दो को ऐड करो डिवाइडेड बाय 50। ये लेफ्ट ओवर आ गया। 50 नहीं 150 ऐड करना है ना। 100 प्लस दिस 150। तो ये आपका लेफ्ट ओवर आ गया। और रही बात प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का निकालना है तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट से देखते हैं। तो वो आएगा N2V2 N ऑफ प्रोडक्ट V फाइनल। N2V2 N ऑफ प्रोडक्ट बाय V फाइनल। जैसे नॉर्मेलिटी ऑफ प्रोडक्ट पूछा है तो N2V2 अपॉन V फाइनल। N2V2 हमने निकाल दिया यहां पर 0.025। फाइनल V कितना है? 100 प्लस 50 कितना? 150। तो यहां से प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं बेटा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? Yes, sir. sir. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितने फॉर्मूलाज हमारे पास सामने आए हैं। ठीक, इन नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमने कहा इफ डाइल्यूशन इज डन तो फॉर्मूला है N1। अगर सिर्फ पानी डाला है
तो फॉर्मूला दिया है मेरे पास N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर मिक्सिंग करी और मेरे पास नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हुए, तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या था, N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी है डिवाइडेड बाय V। अगर फाइनल V ना दिया हो तो V1 प्लस V2 जैसे हम निकालते आए हैं। अगर कंप्लीट रिएक्शन दे दिया गया होगा तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और अगर इनकम्प्लीट हो तो बचे हुए की निकालेंगे कैसे, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय फाइनल V। अगर फाइनल V नहीं दिया है तो V1 प्लस V2 से निकाल लेने का, और अगर प्रोडक्ट होता है तो N2V2 is equal to NPV final. So this is how normality can be done. तो बेटे मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स, एक रह गई है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी अपने आप में फॉर्मेलिटी इस साल नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे फॉर्मेलिटी, अभी जरूरत नहीं है हमारे को फॉर्मेलिटी की, ठीक है। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स वेट बाय वेट से लेके वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, ठीक, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक, और नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा करवा दिया मैंने तुम्हें। जो नोट्स तुम्हें भेजे थे बेटा, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद एक आपके पास असाइनमेंट होगी, प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर,